हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन। आप सबों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 की जो ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर 4 आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, जिसका नाम है जलवायु, क्लाइमेट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लाइमेट जो है हर जगह का अलग अलग होता है, ठीक है। इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसको देखें, सुन लें, और कॉपी कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि जो भी हाइलाइट्स होंगे हम लोग साथ साथ उस पर बात करते चलेंगे और साथ साथ उसको नोट करते चलेंगे। तो चलिए गाइज, चैंपियंस, चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 क्लास 9 ज्योग्राफी, जलवायु। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। इस तत्व में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय अवस्था के बारे में हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून और जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जलवायु क्या है, जलवायु से आप क्या समझते हैं, तो उसका जवाब क्या हम लिखेंगे। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। ठीक है, तो मौसम क्या है। मौसम एक विशेष समय में एक वायुमंडल की अवस्था को बतलाता है। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं, मौसम क्या है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मौसम क्या है, तो जवाब क्या देंगे हम। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र और शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को भी ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है। आइए इन्हीं सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने बात की इस पर कि जलवायु क्या है, मौसम क्या होता है। मौसम शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मॉनसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ये है मॉनसून का मतलब। मॉनसून का क्या मतलब है। मॉनसून जो शब्द है इसका तात्पर्य है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे ही हम मॉनसून के नाम से जानते हैं।
भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ध्यान दीजिए, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। उसी प्रकार सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास नामक एक जगह है जहां का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जबकि थिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इस तरह की भिन्नता क्यों है, इस पर हम बात करने वाले हैं। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। जून से सितंबर तक वर्षा होती है, इसको ध्यान में देना है। और तो हम बात कर रहे थे कि ये पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। फिर से इसको एक बार रीड कर लेते हैं। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख में एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर के बीच में वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज जो है तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देखिए, इस चीज को आपको याद रखना है कि तटीय क्षेत्र जो होगा वहां पर दिन और रात के तापमान में जो डिफरेंस है, अंतर है, वह कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी तथा ऋतुनिष्ठ अधिक अंतर होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। सारे जो पॉइंट्स हैं इनको कॉपी में लिखते समय पॉइंट वाइज लिखना है, स्टार मार्क करके या फिर एरो दे करके लिखना है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदानों वाले जो हिस्सा है वहां वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम हम जब जाएंगे तो कम होती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। जैसे राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी होती है। तराई क्षेत्रों में तथा गोवा और मैंगलोर में ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं। असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों के ऊपर बने होते हैं। इन सब का कारण है वहाँ की जलवायु, और जलवायु के कारण वहाँ के लोगों के रहन सहन, जीवन, भोजन, वस्त्र
मकान के प्रकार में विभिन्नताएं। जलवायु नियंत्रण पर बात करते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं, फिर इसको नोट डाउन कर लेना है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, तुंगता मतलब ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है तथा तापमान भी घटता जाता है। इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। फिर से इसको रीड कर लीजिए। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब तथा पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी अधिक होती है, बढ़ती है, यह प्रभाव कम होता जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म तथा सर्दी में बहुत अधिक सर्द ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा उस महासागरीय धारा की प्रकृति के अनुसार। विश्व के अधिकतर मरुस्थल जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अंत में किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं। ऊंचे पर्वत ठंडी एवं गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अक्षांश, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरते हैं। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में है, आधा उत्तर में है। तो दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं सम्मिलित है या उपस्थित है। ऊंचाई की बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। अब बात करते हैं हम वायु दाब और पवन की। भारत में जलवायु तथा संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं, जैसे वायु दाब और धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब आगे इस पर बात करेंगे। अभी भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन ट्रेड विंड्स जिसको हम कहते हैं वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाली पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं तथा कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ जाती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं और वहीं पर ये बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या ना के बराबर होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है, आगे बात करते हैं। इससे पहले
कोरियोलिस बल के बारे में जान लें। कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो आभासी बल होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दाब की ओर बढ़ने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर बहती हैं और नमी ये ग्रहण कर लेती हैं तथा भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा कराती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है और इस प्रभाव का एक मुख्य घटक जो है वो है जेट धारा। जेट धाराएं महत्वपूर्ण है भाई। जेट धाराओं के बारे में ध्यान से पढ़िए। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच होती हैं। बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा। 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं के भी कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती रहती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जलधारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जलधारा जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जलधारा कहते हैं, यह गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। जेट धारा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेट धारा एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। अब बात करेंगे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में भी आते हैं तथा ये पूरी प्रवाह के एक भाग के रूप में होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अब ये एक मैप बना हुआ है आपके बुक में, इसमें दिखाया गया है भारत की स्थिति। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दिखाया गया है। आपको बीच में विषुवत रेखा दिखाई दे रही है, हिंद महासागर, और धरातलीय पवनें जो है उधर से चल के आ रही हैं और डबल लाइन एरो जो है वो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्थिति जो है वो जनवरी के माह के दौरान है। भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी माह के दौरान की जो स्थिति है वो। दूसरा जो पिक्चर है वो भारतीय उपमहाद्वीप में जून के महीने की स्थिति को दर्शा रहा है। अब जून में क्या है, तो इधर से हवाएं निकल के अरब सागर और बंगाल के खाड़ी वाले हिस्से में जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने
के कारण उन्हें यह लाभ हुआ था, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे और अरबवासी जो व्यापारियों की तरफ भारत आए, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रम को मानसून नाम दे दिया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच बना रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं। और स्थल तथा जल के गर्म होने एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र जो है वो बना रहता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति से गंगा मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवत गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को अफेक्टेड करती है या प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय महाद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। आगे बात करेंगे अब अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में आकर के मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। क्या क्या? दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन एवं मानसून को प्रभावित करता है। दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब का क्षेत्र होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब का क्षेत्र होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ताहिती के दाब के अंतर गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। देखिए अब इसमें एक नोट करने वाली क्या चीज है। दाब की अवस्था में इसमें इसके परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है, एल नीनो। आगे बढ़ते हैं। जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है।
इसलिए इस घटना को एनसो, एल नीनो दक्षिणी दोलन, एल नीनो साउथ, एल नीनो नॉर्थ साउथ हो जाएगा, एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन कहेंगे। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। अब हम पढ़ेंगे मानसून की आगमन और उसके वापसी के ऊपर। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसून पवनें नियमित नहीं है ये, लेकिन ये स्पंदनमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये वायुमंडलीय अवस्थाओं में प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून से आरंभ लेकर मध्य सितंबर तक का माना गया है। 100 से 120 दिनों के बीच होता है यह समय। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा, अचानक वर्षा हो जाती है तथा लगातार कई दिन तक यह जारी रहती है। इसे मानसून फटना, मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद जम्मू के पास 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं तथा मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदानों के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती हैं। दिल्ली में शेष मैदान, ये मिलना सामान्यतः दिल्ली में होता है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसूनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूर्वी तरफ पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसूनों की वापसी हो जाती है। अब है कि द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। फिर से पढ़ लेते हैं। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय हम देश का शेष भाग शीत ऋतु के असर में प्रभाव में होता है। अब बात करते हैं विभिन्न ऋतुओं की। मानसूनी जलवायु की एक विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक हिस्सों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में
भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं ये बताएं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये 4 है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून आगमन तथा मानसून की वापसी का काल। अब है शीत ऋतु के बारे में। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने लग जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच आता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। दिन यदि गर्म है और रातें ठंडी हैं तो दिन अगर गर्म है और रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र को बाहर की ओर प्रवाहित किए बिना होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः तापमान इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं शिथिल पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है एवं पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश कर जाती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा बहुत ही कम होती है, लेकिन यह रबी फसलों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में 9 के बराबर परिवर्तन होता है। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करते हैं। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण वायुमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। देखिए एनसीईआरटी का ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। चैप्टर खत्म भी होगा, नोट्स भी हम लोग बनाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु पर बात करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण वायुमंडलीय सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखता होगा। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण
तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है ना, तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटानागपुर का पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर है वो प्रारंभ हो जाता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वैशाख के महीने में होता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः मानसूनी वर्षा होती है जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इसे प्रायः आम्र वर्षा के नाम से वहां जाना जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है और यह दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपर उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों से होकर गुजरती है इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने तक पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ियां जयंतिया ये उत्तर पूर्वी हिस्से की पहाड़ियां हैं। तो इसमें खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में वर्षा बहुत ही कम है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही हो सकती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबोधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में भी विस्तृत वर्षा होती है।
इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु निम्न दाब की तीव्रता एवं निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी होती है। आवृत्ति लाए मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों में तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होते हैं, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को भी पूरी तरह अव्यवस्थित कर देता है। आगे बात करते हैं मानसून की वापसी पर। जब मौसम परिवर्तन होगा अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल होता है, धीरे धीरे पीछे की ओर से हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसको याद रखिएगा। दिन का तापमान उच्च होता है, जहाँ रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः कुआर का उमस भी कहा जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। मौसिनराम के बारे में मैंने बात की थी। मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है तथा स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होती है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है प्रायः विनाशकारी होते हैं। इस मैप में देखिए वर्षा का जोन दिखाया गया है। यहाँ पर भी वार्षिक वर्षा ही दिखाई हुई है। ये एक पेपर कटिंग यहाँ पर लोगों ने लगाया है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। अब हम पढ़ेंगे वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है, इसका कारण अभी जानेंगे हम। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। वर्षा की भिन्नता या विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के कुछ भाग घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में इस समय सूखे की आशंका बनी रहती है। और आगे चलते हैं।
अब हमें पढ़ना है मानसून जो है वह एकता का परिचायक कैसे है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रायद्वीपीय पठार को तीन ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, उनके व्रत त्योहार, उत्सव, सभी इस मानसूनी लय के चारों तरफ घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल्द मिल जाती हैं। ये मानसूनी पवन हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटी जो इन जलों का संवहन करती है, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो चैंपियंस ये रहा, ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का। थोड़ा लंबा चैप्टर है। अगर आप एक बार में पूरा वीडियो ना देख पाए तो इस वीडियो को तोड़ करके 2 या 3 हिस्से में इसको बांट करके देख लें। चैप्टर लंबा है तो बीच बीच में थोड़े पॉज भी हैं और उन पॉज को आप वीडियो देखते समय महसूस भी कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना है कि पूरे चैप्टर का नोट्स बनाना है कॉपी में, और नोट्स बनाने के बाद नीचे जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं वो बनाना है। ठीक है, और इसी तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स जरूर बनाए कीजिए। नोट्स ही आपको एग्जाम के समय रिवीजन वर्क में काम आएगा। ठीक है, तो इस सेशन में आज इतना ही हम करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में इसी बुक के चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।